अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी का उन्वान है काला साया। वो दोनों कैफेटेरिया से निकलकर तेजी से रोड पर पहुंची थी कि फोन की घंटी बजी। ज़ैबा ने फोन पर नंबर देखा तो अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ? सारा ने पूछा। सर आसम। उफ, फिर तुम्हारे वहम शुरू, सारा ने सटपटाकर कहा। ज़ैबा रोनी शक्ल बनाकर बोली, वहम नहीं, 3 मर्तबा ऐसा हो चुका है सर आसम, मेरे लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं। कुछ नहीं होता, फोन सुनो ज़ैबा, सारा ने कहा। मुसीबत मुझे पड़ेगी, तुम तो बच जाती हो हमेशा, ज़ैबा ने कहा। मैं कह दूंगी मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी ज़ैबा, वो तुम्हें घर से वापस बुला लेंगे, सारा ने उसे तनबिया करते हुए कहा। देखा जाएगा, अभी तो चलो टैक्सी पकड़ो और भागो। हेलो गर्ल, पीछे से आवाज आई और ज़ैबा के आगे बढ़ते हुए कदम वहीं जाम हो गए। मेरा फोन जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा था। नहीं सर, वो मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। अभी देख लेते हैं। सर ने ज़ैबा को कॉल मिलाई तो ज़ैबा का फोन जोर जोर से बजना शुरू हो गया और बेहद शर्मिंदगी से बोली, सर मेरी मामा की तबीयत खराब है, मुझे आज घर जल्दी जाना था। ये एक और झूठ, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी पता चला लेते हैं। ओ नहीं सर, मैं नाइट ड्यूटी के बाद काफ़ी थक गई थी। हाँ सर, आसम ने हंसते हुए कहा। चलो ये मान लेते हैं, लेकिन इस मर्तबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप और सहर तैयार करेंगी। सर प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है मुर्दों से, बाकी मैं किसी काम से नहीं घबराती। सर आप सहर और मरियम की ड्यूटी लगा दें प्लीज, ज़ैबा ने बाकायदा रोते हुए कहा। ये रोना खत्म करने के बाद आप दोनों मेरे साथ मुर्दा खाने चल रही हैं। सर आसम ने इंतहाई शफाक लहजे में कहा। अब जल्दी से मेरे साथ ही चलें, शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सर आसम ने ज़ैबा को ऐसे चलते हुए देखकर कहा तो वो सर के साथ साथ कदम उठाने लगी। सारा टैक्सी लेकर घर आ गई और ज़ैबा चुपचाप सर के पीछे पीछे चल पड़ी। सहर की हालत भी ज़ैबा से कम नहीं थी। आज पहली मर्तबा दोनों को मुर्दा खाने जाने का इत्तफाक हुआ। सहर, ज़ैबा के अलावा तैमूर, रजब और अली भी इस टीम में शामिल थे। मुर्दों के नाम से ही घबरा जाने वाली ज़ैबा और सहर आज मुर्दे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने मुर्दा खाने जाते हुए काफ़ी डर रही थी। ज़ैबा ने सहर से कहा, मुझे लगता है कोई न कोई बड़ा मसला बनने वाला है मेरे साथ, मुझे तो खुद भी डर लग रहा है। चलो ये सहारा तो है ना। सर के साथ साथ रजब, अली और तैमूर भी साथ होंगे, सहर ने हिम्मत अफजाई के लिए जवाब दिया। सर ने पूरे मुर्दा खाने का विजिट करवाया। मुर्दा खाने बड़े बड़े फ्रीजर के दराजों में एक एक मुर्दा लटाया होता था। एक हफ्ता पहले एक लाश को लावारिस लाशों के साथ रखा गया था। वो कोई 27-28 साला नौजवान की लाश थी। इसका जिस्म काट कर तमाम अज़ा निकाल लिए गए थे। सर आसम और स्टूडेंट अगले दराज की तरफ बढ़ गए। ज़ैबा उसी को देखती रही। कितना हसीन नौजवान बेचारा, पता नहीं क्या माजरा हुआ होगा। ये सोचकर उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। एक आंसू उसकी गाल पर जा पड़ा। ज़ैबा ने महसूस किया कि एक आंसू उसकी गाल पर गिरने से उसमें हल्की जुम्बश सी हुई, जैसे किसी इंसान पर एक कतरा पानी पड़े तो उसमें थोड़ा सा अर्ताश पैदा होता है। ज़ैबा उसे गौर से देखने लगी। ना जाने क्यों ज़ैबा को लगा जैसे वो जिंदा है, जबकि उसका जिस्म सब कटा हुआ था। ज़ैबा ने उसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गई।
आज स्टूडेंट को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना सीखना था। सर ने एक दराज को तेजी से खोला। मुर्दा बिल्कुल सफेद और पीला हो चुका था। सर ने पूछा, सबसे पहले बताओ तुम्हारे ख्याल में मुर्दे की उम्र कितनी होगी? ये सबसे पहला और खास स्टेप है। ज़ैबा ने जवाब दिया, सर जितनी भी उम्र हो हमें क्या, हमें जल्द अज जल्द अपना काम करके वापस चले जाना चाहिए। सर ने गुस्से से ज़ैबा की तरफ देखा और कहा, व्हाट नॉनसेंस ज़ैबा। ओहो सॉरी सर। सर ने मुख्तलिफ दराज खोले और सब मुर्दों पर कोई न कोई लेक्चर देने लगे। ज़ैबा और सहर दराज से 2 कदम दूर ही रहती। चलते चलते सर ने एक और मुर्दे का दराज खोला तो 5 स्टूडेंट चिल्ला उठे, सर फारूक की लाश। ये तो सर फारूक हैं, इनकी मैयत यहाँ क्यों सर? इनका तो पूरा खानदान है, बीवी बच्चे, फिर मैयत इनके हवाले क्यों नहीं की गई? तैमूर ने हैरानगी से पूछा तो सर आसम ने जवाब दिया, इन पर सर्च की जा रही है कि वो किस बीमारी से हलाक हो। तो क्या सर 1 हफ्ता हो गया अभी मालूम नहीं हो सका? अली ने सवाल किया। चले हम इन पर ही रिपोर्ट बनाते हैं। सर आसम ने कुछ सोचा और फिर यही मुनासिब समझा और 5 स्टूडेंट को उनकी मौत की रिपोर्ट बनाने का कह दिया। सर आसम ने इनको टाइम दिया और खुद कुछ देर तक साइड पर खड़े होकर किसी से फोन पर बात करने लगे। अली, रजब और सहर के मुताबिक सर की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी हादसे से हुई, जबकि ज़ैबा और तैमूर ने इसके बरअक्स रिपोर्ट तैयार की। ज़ैबा और तैमूर की रिपोर्ट के मुताबिक सर का कत्ल किया गया था। इनके खून में जहर शामिल था। 5 स्टूडेंट अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करके सर आसम के ऑफिस में पहुंचाकर आपस में सर जोड़कर बैठ गए। यार, सर फारूक के मरने का किसी को मालूम नहीं हुआ। आज हम ना देखते तो ऐसा ऐसा हम उनको भूल जाते। तैमूर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। ज़ैबा ने भी उसकी बात को समझते हुए कहा। 5 स्टाफ रूम में बैठे इस केस पर बहस कर रहे थे। सहर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मैं हैरान हूँ, सर फारूक के घर वालों में से कोई अस्पताल आया भी नहीं, जबकि मैं इनकी बीवी को अच्छी तरह भी जानती भी हूँ। रजब को महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा है। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है खिड़की के पास? रजब की बात सुनकर सबकी तवज्जो खिड़की से बाहर खड़े इंसान पर पड़ी, जो ये बात सुनकर तेजी से गायब हो गया। अली फुर्ती की तेजी से बाहर आया। जब तक वो जा चुका था, अली ने देखा दूर से सारा इधर ही आ रही थी। उसने स्टाफ रूम आते ही ज़ैबा से मुखातब होकर कहा, ज़ैबा मुबारक हो, सर आसम ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इमिग्रेशन वीज़ा लग गया है, वो कनाडा जा रहे हैं। अब तुम्हारा वहम खत्म हो जाएगा कि जब भी किसी खास मकसद के लिए बुलाते हैं तो तुम्हारे साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। पर यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो बाहर, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। सारा तुम्हें मालूम है सर फारूक की मौत हो गई चंद दिन पहले। सहर ने सारा को इत्तला देते हुए कहा तो सारा खिलखिला कर हंस पड़ी। जालिमों, क्यों जीते जागते इंसान को मार रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, ये देखो इनकी रिपोर्ट। मेरे रिपोर्ट के मुताबिक इनका कत्ल हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जिंदा है। तुम लोगों को सख्त गलत फहमी हो रही है। मैं कल भी इनके घर गई थी और उनकी बेगम ने हंस हंस कर बातें कर रही थी। ज़ैबा और सहर थर थर कांपने लगे और बोले, क्या तुमने खुद देखा था सर को? नहीं देखा, लेकिन बार बार उनका नाम जरूर ले रही थी। अगर उनकी मौत हुई होती कोई जिक्र तो करता ना। कोई जिक्र ही नहीं इनका। 5 ने इस बात की तायीद की और उन्होंने सोचा चलो प्रोफेसर
शमीम उद्दीन से इनकी मालूमात हासिल करते हैं। प्रोफेसर शमीम उद्दीन एक नहायत समझदार और काबिल डॉक्टर थे। टीम पूरी प्रोफेसर शमीम उद्दीन के दफ्तर पहुंच गई। इत्तफाक से प्रोफेसर साहब अकेले थे। इजाज़त मिलने पर पांचों अंदर दाखिल हुए और सलाम पेश करने के बाद सर फारूक के मुतल्लक पूछा। सर फारूक की लाश इनके वर्सा के हवाले क्यों नहीं की गई थी? प्रोफेसर शमीम चौंक गए। नालायको, अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को मार दिया, लेकिन सर हमने खुद उनकी मौत की रिपोर्ट तैयार की है। प्रोफेसर शमीम ने हैरत से कहा, कहाँ है रिपोर्ट, दिखाओ मुझे। सहर ने कहा कि वो तो हमने सर आसम के ऑफिस दे दी, मुझे दिखाओ फौरी तौर पर। सर ने हैरत से कहा। तैमूर और रजब जब सर आसम के ऑफिस पहुंचे तो देखा तमाम फाइलें गायब थी। तैमूर ने जल्दी से चौकीदार से पूछा, क्या सर आसम यहाँ आए थे? चौकीदार ने कहा कि वो तो कल से नहीं आए, इस्तीफा देकर चले गए, अब ऑफिस उनके इस्तेमाल में नहीं। तैमूर ने वापस आकर सबको बताया कि रिपोर्ट्स गायब हैं, हमें फिर भी सर आसम को फोन करके पूछ लेना चाहिए। ज़ैबा ने फोन मिलाया तो जल्दी ही सर ने फोन पिक कर लिया। सर आपने रिपोर्ट्स चेक की जो सर फारूक की हमने तैयार की? कौन सर फारूक? और मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई आपकी। वैसे भी मैं अब कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ, पाकिस्तान शायद ही वापस आऊं। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। जरूर कोई गड़बड़ है। सब ने फैसला किया हमें फिर मुर्दा खाना जाना चाहिए ताकि तस्दीक हो जाए कि वो सर फारूक ही थे। इस मर्तबा रजब, तैमूर, सहर, ज़ैबा, अली के साथ सारा भी शामिल थी। 6 लोग की टीम जब मुर्दा खाने पहुंचे तो ढूंढते हुए उसी दराज पर पहुंच गए जहां सर फारूक की लाश रखी थी। लाश अपनी जगह मौजूद थी। हैरत तो इस बात की कि लाश अभी तक इतनी फ्रेश थी जैसे कल की ही बात हो। तैमूर और अली ने लाश की हर जाविये चंद तस्वीरें बना ली ताकि सबको दिखा सके। ज़ैबा को अचानक से वही मुर्दा याद आ गया जिसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ा था। उसने डरते डरते दराज खोला तो ज़ैबा ने देखा आज उस मुर्दे की आंखें खुली हुई थी। ज़ैबा ने कदरे आगे हो कर गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे मुर्दा उसी को देख रहा था। दोनों की आपस में नजर मिल गई हो। ज़ैबा खौफ से पीछे को मुड़ी तो देखा उसकी टीम जा चुकी थी। खौफ से ज़ैबा ने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। कॉरिडोर के आखिर तक पहुंचने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। ज़ैबा ने सोचा न जाने कॉरिडोर से दाएं हाथ बाहर निकलना था या बाएं हाथ। इस कशमकश में वो सीधे हाथ मुड़ गई। यहां से भी बाहर जाने का रास्ता न मिल सका। अब वो भागती हुई बाएं हाथ को मुड़ी। बाहर निकलने का रास्ता कहीं नजर नहीं आया। ज़ैबा खौफ से कांप रही थी कि वो मुर्दा खाने में अकेली और बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर लाइट चली गई तो मौत यकीनी। ऊपर से मुर्दा खाने में तन तनहा रोते रोते उसने अल्लाह को याद किया और मदद तलब की। एक और जानब को मुड़ी तो सामने दूर कॉरिडोर में कुछ अंधेरा सा था, मगर वहां किसी को फर्श पर सफाई करते हुए देखा। पहले ज़ैबा के दिल में आया कि कहीं ये कोई मुर्दा तो नहीं। डरते डरते आयतल कुर्सी पढ़ती हुई उसके करीब गई और कहा, मुझे बाहर जाने वाला रास्ता बता सकते हैं प्लीज? इसकी शक्ल ज़ैबा अंधेरे की वजह से देख नहीं पा रही थी।
उसने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने को कहा। अब उसके हाथ में सफाई वाला मोप नहीं था बल्कि एक छड़ी थी। ज़ैबा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी, दिल में बाकायदा दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों कहानी आगे जारी है। मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।